बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री, और आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक जो है उसको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आपसे डील करता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ये किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और डाईपेप्टाइड और ट्राईपेप्टाइड बॉन्ड्स जो हैं ये एक्चुअल में क्या होते हैं। तो हम इसको वन बाय वन जो है इसको स्टडी करते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं। आंसर नंबर 5 हमारे पास है सबसे पहले कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक चीज़ होती है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन फॉर्म कर लेते हैं। तो जब ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान इन अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन होना होता है, और कंबाइन होने के लिए जो बॉन्ड इन अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है कि जब भी 2, 3, 4 जितने भी अमाइनो एसिड्स आपस में करीब होते हैं तो एक दूसरे के साथ लिंक जो करते हैं ये चीज़ होती है पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज़ हो जाता है और कार्बन कार्बन जो है बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। अब सवाल ही पैदा होता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, यानी इसका स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा रहा है। तो वैसे तो पेज नंबर 61 पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है बुक में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि लेट्स सपोज ये मेरे पास पहला अमाइनो एसिड है। अच्छा, अमाइनो एसिड एक्चुअल में होते क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों मौजूद होता है, तो इसी वजह से इसे अमाइनो एसिड कहा जाता है। तो ये इनका तकरीबन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अल्कीन लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक NH2 ग्रुप मौजूद है, और इसके साथ साथ ये आपका एक अमाइनो एसिड हो गया। तो अब जब आप इसको दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो वो दूसरा अमाइनो एसिड भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से OH ग्रुप होगा, यहाँ पर कार्बन के साथ कोई सा भी अल्कीन लग सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन है इसके हाइड्रोजन को, इन दो हाइड्रोजन्स को ओपन करके लिख देते हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एक OH है और एक H है। तो इस तरीके से होता क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो जैसे ही एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा तो अब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा लाइन से। यहाँ से सबसे पहले ये अमाइनो ग्रुप, ये है इनका सादा अल्कीन कोई सा भी। इसके बाद ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है तो ये डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। और बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ हो जाता है। तो इस वक्त मैंने आपको जो बॉन्डिंग बनाकर दिखाई है ये बॉन्डिंग है इन बिटवीन 2 अमाइनो एसिड्स। तो क्योंकि ये 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो इसी वजह से इसे कहा जाता है ये कौन सा होगा, डाईपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है, 2 अमाइनो एसिड्स। तो अगर इसी तरीके से फ़र्ज़ कह लीजिए कि 3 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं और जो बॉन्डिंग बनेगी तो वो ट्राईपेप्टाइड होगी। फर्स्ट कह लीजिए 3 से ज़्यादा होते हैं, 4, 5 या 6 होते हैं, तो अब जो बॉन्डिंग होगी वो पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो आपने सीख लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में बनेगा एटलीस्ट, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ होते हैं। और इस बॉन्डिंग का मकसद क्या होता है, इससे प्रोटीन्स बन रही होती हैं, इसी वजह से ये बॉन्डिंग हो रही होती है, ठीक है। मज़ीद आप पेज नंबर 61 जो है इस पर देख लें, इसमें इक्वेशन भी आपको मिल जाएगी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वहाँ से आप ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेंगे। अगला सवाल जो है वो आपका आंसर नंबर 6 जो है ये आपसे डील करता है कि यूजेस ऑफ लिपिड्स क्या होते हैं। देखिए लिपिड्स एक पूरा ग्रुप है, हेट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और बाज़ केसेस में फॉस्फोरस, ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। अब अगर आप इसका यूजेस देख रहे हो तो इसके यूजेस एग्जैक्टली वही हैं जो कि ऑयल के, वैक्सेस के या फिर फैट्स के यूजेस होते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है ऑयल आपकी बॉडी में क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ ख़ास किस्म के वाइटामिन्स जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। ये ऑयल सॉल्युबल वाइटामिन्स कहलाते हैं, तो इसलिए भी आपको क्या करना होता है, ऑयल्स को इस्तेमाल करना होता है। इसी तरीके से फ़ैट्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं, एनर्जी के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। तो जब भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही होती है एनर्जी की, तो इस वक्त फैट जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है और आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जो ऑयल्स होते हैं, आपके शैम्पू हैं, जितने भी सोप्स हैं, इसके अलावा ये जो आपके फेस वॉशेज़ होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों का भी जो है ना कॉन्स्टेंट कंपोजिशन होता है, क्योंकि ये जो इसमें कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो एक्चुअल में ऑयल में ही डिज़ोल्व हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे कुछ ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे जिनको एक्टिव होने के लिए भी ऑयल्स की ज़रूरत होती है।
और अगर आप इसका और मज़ीद यूज़ देखना चाहते हैं तो कुछ यूज़ेस आपको और भी बुक में मिल जाएंगे, और इसके लिए आपको पेज नंबर 64 जो है वो स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप एटलीस्ट 3 to 5 यूज़ेस जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन सिंपल जितने भी ये जो ऑयल्स हैं आपके, या फैट्स हैं, या वैक्सेस हैं, ये सारे के सारे क्या करेंगे, ये लिपिड्स की फैमिली में आ जाएंगे, और इनके जो यूजेस हैं वही आपके यूजेस ऑफ लिपिड्स हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है विच इज़ द आंसर नंबर 7, ये आपसे पूछ रहा है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और इसके जर्नल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी आज की क्लास में भी थोड़ा सा गाइड किया है कि अमाइनो एसिड एक्चुअल में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें दो चीज़ें मौजूद होती हैं। एक तो होता है कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है इसमें अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप। तो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड और अमाइनो, इन दोनों के मिलाप से जो चीज़ बनती है वो कहलाती है अमाइनो एसिड। इन जनरल जो इसका फार्मूला होता है वो इस तरीके से होता है कि सबसे पहले यहाँ पे कार्बो ऑक्सिलिक एसिड आप लगाएंगे, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इसके बाद एक कार्बन होगा, इसके साथ कोई अल्केन भी हो सकता है। आर का मतलब होता है एनी अल्केन, जैसे कि आपके पास इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, कोई सा भी अल्केन यहाँ हो सकता है, या खाली हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। इस तरफ इसकी एक सादा हाइड्रोजन लगा होगा और इस तरफ एक ग्रुप लगा होगा जो कहलाएगा NH2। तो ये हो जाता है एक बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, यानी कि अमाइनो ग्रुप भी और कार्बो ऑक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी, तो इसीलिए इसे सिंपल में क्या कहा जाता है, अमाइनो एसिड, और यही इसका जर्नल स्ट्रक्चर है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो डील करता है कि विटामिन डी क्या है, इसके सोर्सेज क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन जो हैं इसकी ज़रूरत होती है, बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती, बल्कि जो भी हम फूड खाते हैं उन फूड ग्रुप्स में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन होते हैं। इसमें से एक विटामिन होता है विटामिन डी। विटामिन डी का एक दूसरा नाम भी है, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है कॉमनली। सनशाइन विटामिन इसको इसलिए कहा जाता है कि सूरज की रोशनी से ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा होता है। बाकी चीज़ें तो आप ज़ाहिर परचेज़ करते हैं, उससे इसको खाते हैं, फिर उससे विटामिन डी आपको मिल रहा होता है, लेकिन सूरज की जो रोशनी है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी जो है वो प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि सनशाइन विटामिन है। मज़ीद इसके जो फूड ग्रुप्स में सोर्सेज हैं, तो जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं जो आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क है आपके पास बटर है, आपके पास चीज़ है, ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन डी मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये पता चल गया कि विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन भी है, इसका सोर्स आपने बताया कि मिल्क है, बटर है, चीज़ है, किसी हद तक ये घी में, और अगर दूसरा एक सोर्स देखा जाए तो फिशेस में ये वाला विटामिन जो है वो बहुत एक्सेस में मिल जाएगा आपको। इसकी इंपॉर्टेंस आपकी बॉडी में क्या है कि अगर ये विटामिन डी आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो आपकी जो बोन्स हैं, टीथ्स हैं, नेल्स हैं, इन तमाम चीज़ों का जो है ना सत्यानाश होने वाला होता है। इसकी वजह क्या होती है कि जो विटामिन डी है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर ये आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम जो है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या हो जाता है कि हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, बीमारी हो जाती है आपको। और ये जो बीमारी बच्चों में अगर ख़ास तौर पर विटामिन डी की वजह से हो जाती है छोटे बच्चों में, तो उनकी जो बोन्स हैं वो टेढ़ी भी हो जाती हैं, इसके अलावा उनको रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बॉडी में विटामिन डी जो है उसका लेवल बैलेंस रहे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपसे पूछता है कि फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए आपकी बॉडी में दो तरह के विटामिन्स होंगे जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। एक होता है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, ये कहलाता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो जितने भी आपके पास ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनकी सिर्फ़ और सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये क्या कैटेगरी होती है। एक होती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसे कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अलग विटामिन जैसे कि B1, B12, B6 ये सारे मौजूद होते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट में इसे कहा जाता है कि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा विटामिन होता है ये कहलाता है आपका विटामिन सी। सिर्फ यही दो विटामिन ऐसे होते हैं जो कि आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया B1, B6, B12 और इसके अलावा भी कुछ और बी जो ग्रुप है जो कलेक्टिवली बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ये वाटर सॉल्युबल है। और विटामिन सी जो है ये सॉल्युबल। अच्छा, अब जो बात आ जाती है वो कौन से आ जाती है कि कौन से वाले हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल इसके अलावा जितने विटामिन आप पहचानते हैं वो सारे के सारे होते हैं, जैसे कि विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है, इसके अलावा विटामिन के होता है। ये तमाम के तमाम विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट के अंदर डिज़ोल्व होते हैं।
अच्छा, फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो बाय मिस्टेक किसी ने ज़्यादा ले लिया, इनटेक कर लिया, ठीक है? किसी भी वजह से उसने ज़्यादा खा लिया, तो ये विटामिन बॉडी में जाके नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, तो फ़ौरन ये बॉडी में से रिमूव हो जाता है बाय मीन्स ऑफ यूरिन, ठीक है? तो अगर इसकी एक्सेस क्वांटिटी आपने खुदा न ख़ास्ता ले भी ली है, तो ये आपको इतना डेंजर नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है? लेकिन अगर फैट सॉल्युबल विटामिन है, आपने उसको ज़्यादा ले लिया, एक्सेस में ले लिया, फॉर एग्जांपल ए, डी, ई या की में से कोई सा भी विटामिन आपने ज़्यादा ले लिया, तो क्योंकि ये फैट सॉल्युबल ये बॉडी में देर तक स्टे करता है, तो ये आसानी से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि फैट में ऑलरेडी क्या है, डिज़ोल्व हुआ हुआ है। तो अब ये बॉडी में कई किस्म की बीमारियाँ जो है उसको क्रिएट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हेडेक स्टार्ट हो गया, या आपके लिवर में पेन शुरू हो गया, या आपकी किडनीज़ में पेन शुरू हो गया, या फिर इसकी जो एक्सेस है इससे बॉडी में रशेज़ भी बाज़ औक़ात पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी विटामिन इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ट्रस्ट करना चाहिए कि जो नेचुरल चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल जो भी आपका फूड ग्रुप है, जिसमें आपके जितने भी किस्म के वेजिटेबल्स हैं, या फिर आपके फ्रूट्स हैं, या फिर आपका मिल्क है, इन चीज़ों से जो आपको मिल रहा होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू दैट कि आप कोई भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट देखें और उससे मल्टीविटामिन्स लेने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। तो याद रखिएगा कि जो विटामिन्स हैं ये बॉडी में लिमिटेड हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वाटर सॉल्युबल विटामिन इतने नुकसानदेह नहीं होते जितना कि फैट सॉल्युबल विटामिन आपको एक्सेस में लेने में नुकसानदेह हो सकते हैं। मज़ीद इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये पेज नंबर 66 पर मौजूद है। यहाँ आज हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसको हम डील करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।